हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के अंदर। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। देखो, काफ़ी टाइम से ना सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा चल रहा है। ठीक है कि क्या इसको लीगलाइज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि चाहे आप अलग अलग लीडर्स देख लो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, तो सभी ने अपोज किया है सेम सेक्स मैरिज को। कहने का मीनिंग क्या कि सेम सेक्स के अंदर मैरिज नहीं होनी चाहिए, ऐसा ज्यादातर कम्युनिटीज का यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोशल वैल्यूज है जिनको ये इम्पैक्ट करता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन ना हमारे मेंस के अंदर, सोसाइटी वाले टॉपिक्स के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जुडिशियल मैटर है, तो उसके बाद एक फैसला आएगा तो अकॉर्डिंगली डेफिनेटली हम उसको डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलेगी। इंडिया अचीव्ड इट, इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पासिस लैंडिंग टेस्ट। देखो, दरअसल में हुआ क्या है ना, इसरो तो आप जानते ही हो, आप डीआरडीओ भी जानते हो और इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी जानते हो। बिल्कुल, इन तीनों ने मिलकर एक टेस्ट किया है। सर, कैसा टेस्ट? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो ये क्यों पॉपुलर है? ये पॉपुलर एक रीजन इसके पीछे का ये है कि ये रीयूजेबल रॉकेट्स को यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या? अब देखो, अब जब रॉकेट ऊपर जाता है तो होता क्या है ना कि रॉकेट के पार्ट्स नीचे गिर जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको हम रीयूज नहीं कर पाते थे। पर यहां पर इन्होंने क्या किया, रॉकेट को ना रीयूजेबल बना दिया। कहने का मीनिंग क्या? एक बार रॉकेट ने, जैसे मान लो सैटेलाइट लेके जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो तो ऊपर चलेगी, तो रॉकेट बाकी का जो था वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या करें, वापस नीचे लैंड करवाएं, उसको वापस से रीयूज करें। अब इससे होगा क्या? इससे आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच सकते हैं। आई बात समझ में? उसी तरह से हमारे जो इसरो, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर अभी ये टेस्ट किया है, इसमें यह देखा गया है कि हम भी क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉन्च व्हीकल है उसको एक तरह से हम रीयूजेबल बना दें। आई बात समझ में? तो लॉन्च व्हीकल एक बार रीयूजेबल बनेगा, अकॉर्डिंगली क्या होगा, उससे उससे बहुत सारे हम अपने रीयूजेबल रॉकेट्स भेज पाएंगे। ठीक है, उस डायरेक्शन में हम काम कर पाएंगे और हमारा बहुत सारा पैसा इसमें बच पाएगा। तो यही यहाँ पे फोकस है। ध्यान रखना, अभी हम उस डायरेक्शन में मूव हुए हैं। अभी हमने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग टेस्ट बस किया है, ठीक है, कि लैंड कैसे, वो लैंड प्रॉपर्ली कर जाए, उसकी बात कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में ये चीज पूरी बनेगी तो उस डायरेक्शन में एक कदम मान सकते हो कि हम एक डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं। अभी आने वाले टाइम में इसका फर्दर हमें देखने को मिलेगा। राइट, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर सीटीआर मॉडल। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से। अब यहाँ पर ना जो ये पर्टिकुलर मॉडल डिजाइन किया गया है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूपीएससी की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है उन सभी को ये बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करता है। क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको क्लासेस मिल रही हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट में हेल्प करेंगी, मल्टीपल टाइम्स आपके टेस्टिंग और रिवीजन के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से इनग्रेन करवाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। साथ में आपको यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशन हो गया और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल डाउट सॉल्व मित्र हो गया, ठीक है, वीकली असेसमेंट हो गया, स्मार्ट शीट ट्रैकर, ये सभी आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को प्रॉपर्ली जज करते रहें और जहां भी कमियां आपको मिलती हैं, जहां भी आपको कुछ खामी देखने को मिलती है, उसको हम अच्छे से वर्क कर पाए। राइट, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो आप 9920613613 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को अच्छे से रिजॉल्व करवा सकते हो। अभी देखो, सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझो कि जब हम बात कर रहा हूँ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? यहाँ बात हो रही है भैया रशिया की। ठीक है सर। सर, रशिया में ना एक एरिया देखने को मिलता है जो उसको बोलते हैं हम फार ईस्ट। सर, मीनिंग क्या है? देखो, ईस्ट कहाँ पे है? इस साइड ना, तो रशिया का ये फार ईस्ट रीजन हो गया ना, इस साइड पे। बिल्कुल। तो यहाँ पर रशिया का फोकस क्या है कि जो ये फार ईस्ट वाला रीजन है, इसका ना बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। ठीक है, अब इस पोटेंशियल को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए तो इसके अंदर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर क्या होता है, यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाता है। सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कि यहां पर आके आप इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्वेस्ट करी हुई हैं, यहाँ पर ना इस एरिया का बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अलग अलग तरह का इसका बिजनेस कंडीशंस हो गया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखाई जाती हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर। तो एक तरह से इसका जो फार ईस्ट रीजन है उसको आप एशिया पैसिफिक रीजन के साथ भी कनेक्ट किया जाता है इसके थ्रू ही। तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। एक यहाँ पे आपको लोकेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप सभी ने सुना भी होगा व्लादिवोस्टॉक के बारे में।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, इस एरिया में आपको यहाँ पे व्लादिवोस्टोक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप बात कर रहा हूँ, तो दिस इज व्लादिवोस्टोक का ये रीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही सखालिन, ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SAKHALIN। यहाँ पर ONGC ने ना सखालिन के अंदर स्टेक्स परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना सखालिन के बारे में भी। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट है, हमने इनफैक्ट $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रखी है, प्लस माइनिंग के टर्म्स में हो गया, ठीक है, ऑयल एंड गैस हो गया, ठीक है। तो इस तरह की डेफिनेटली आप अलग अलग चीजें आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर एक ना फार ईस्ट के अंदर आप नोटिस करोगे, यहाँ मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, लोगों की बहुत शॉर्टेज है, तो उसमें भी इंडिया स्किल्ड मैन पावर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इंडिया का आर्कटिक रीजन के अंदर भी काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज को फोकस करने के लिए हम रशिया के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आई होप आप समझ गए होंगे कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है। इसके साथ ही ना एक और टॉपिक न्यूज में है जो आपने का लिए होमवर्क भी है, ठीक है, दैट इज CPTPP और APAC। सर ये क्या चीजें हैं, देखो डिस्कस कल करेंगे, पर CPTPP क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और APEC क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो थोड़ा सा बताना कि क्या है, कितने मेंबर्स दोनों में देखने को मिलते हैं, फिर इनको कल हम डिटेल में पढ़ लेंगे, काफी न्यूज में पिछले कुछ दिनों में ये रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो होमवर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग है वो इकोनॉमी से है, तो इसका भी आंसर आप बताइएगा, फिर इसको भी कल हम डिस्कस कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। हमारा टॉपिक है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पिछले 1-2 दिनों से बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, थोड़ा हमें एक आइडिया लग गया है। तो पहली बात तो ये समझो कि यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर ने के द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया, एक तरह से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज करी गई है। अब देखो थोड़ी मैं चीजें अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, पहले ना हमारी जो पॉलिसीज बनती थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की, तो वो एक टाइम लाइन के साथ आती थी कि यार ये इस तरह से अगले 5 साल के लिए है पॉलिसी, ठीक है ना, इस तरह से पॉलिसीज थी। पर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल जो करंट पॉलिसीज थी वो 2015 से 2020 की थी, 5 साल की थी, पर बाद में कोविड आ गया तो इसको हम अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करते गए, फिर यूक्रेन वार आ गया तो उसको भी एक्सटेंड करते गए, तो अभी ये वाली पॉलिसी चल रही थी। पर ये जो नई पॉलिसी है ना, ये इस तरह की कोई एक्सपायरी डेट के साथ आ ही नहीं रही, ठीक है, यहाँ कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कहने का मीनिंग क्या, हमने पॉलिसी बनाई है पर ऐसा नहीं कहा कि ये इस दिन को एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक चेंज इसमें नोटिस करना कि ये चीज हमने अकॉर्डिंगली ये देखने के लिए है कि कैसे कैसे जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे दुनिया भर में, उस हिसाब से हम चेंजेस करते रहेंगे, समझ रहे हो। अदरवाइज जैसे आप नोटिस करो, आपने 5 ईयर प्लान के बारे में सुना होगा ना, 5 ईयर प्लान आपने एक बार बना लिया तो उसमें चेंजेस करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर हो सकता है दुनिया अचानक से बदल जाए, तो क्या आपको अपनी पॉलिसी में चेंजेस नहीं लाने चाहिए, आंसर इज यस, लाने चाहिए। तो यहाँ पर तेजी से पॉलिसी को रिस्पॉन्स करने के लिए जहां पर तो हमने फोकस किया कि कोई एंड डेडलाइन हम नहीं लेकर आ रहे कि इतने टाइमलाइन के लिए, तो ये चीज आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है ना कि इंडिया की कोशिश क्या है, हम 2030 तक $2 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट को अचीव कर लें। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, हमारी पूरी एम्बिशियस काफी प्रोजेक्ट है कि $2 ट्रिलियन हमने अचीव करना है बाय 2030। सर इसके साथ ही और क्या चीजें हमें करनी है, आप नोटिस करो ना, अभी 2022-23 में नियरली $760 बिलियन है, तो लगभग 3 गुना करना है अगले 7 से 8 सालों के अंदर। अब इसके साथ ही आप नोटिस करो, यहाँ पर फोकस होगा कि हम ना अपने एक तरह से ना हम फोकस किसके ऊपर करें, फोकस इस चीज के ऊपर करें कि कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर जो इंसेंटिव्स होते हैं एक्सपोर्टर्स को, उनके ऊपर ना ज्यादा फोकस करें, ठीक है। हम सब्सिडीज देखो जरूरी हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सिडी दे दे के ही हम एक्सपोर्ट्स को पुश करेंगे, हम अपने स्ट्रेंथ्स को यहाँ पर लेवरेज करने की यहाँ पर अक्सर बात कर रहे हैं। साथ में ही हमारा फोकस है ग्रास रूट्स के ऊपर, कि हमारे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हो गया वहां से भी कहीं ना कहीं इसका एक्सपोर्ट बढ़े, ये यहाँ पर फोकस है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमने एक एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आई है। कहने का मीनिंग क्या, अगर किसी ने कुछ डिफॉल्ट वगैरह किए हुए हैं तो उन डिफॉल्ट्स को एक टाइम हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज ना आए। जैसे मैंने आपको बताया कोई एंड डेट नहीं है, ठीक है, और जिस तरह से सिनेरियो चेंजिंग है उस हिसाब से इसको हम एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हमने फोकस किया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन रुपीज। काफी समय से आप सुन भी रहे हो कि हम रुपीज के अंदर ट्रेड को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और भी आपको नोटिस करनी है, दैट इज कि चलो सर्विसेज में तो इंडिया अच्छा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो $2 ट्रिलियन का हमने टारगेट अचीव करना है कि हम सारा का सारा हम सर्विसेज के थ्रू ही करें, नहीं, हमें अपने गुड्स के अंदर भी अपनी कहीं ना कहीं अपने
कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना होगा। इसी वजह से जैसे हमने 4 नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस डिक्लेयर करे हैं। सर ये टाउन्स क्या हैं? फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। ओके सर, इसका फायदा क्या होगा इन पर्टिकुलर चीजों को? देखो ऑलरेडी ना इंडिया में हमें 39 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस देखने को मिल जाते हैं। अब इससे क्या होता है, ये फिर ना एक इनकी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन हो जाती है। ठीक है, इनको वेरियस एडवांटेजेस यहाँ पे मिलने लग जाते हैं, एक तरह का प्रॉपर क्लस्टर बनने लग जाता है, एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये चारों टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस आने से भी मदद मिलेगी। जैसे फरीदाबाद के केस में हमें एप्रल्स देखने को मिल जाएंगे, मुरादाबाद हमें देखने को मिल जाएगा हैंडीक्राफ्ट के लिए, मिर्जापुर देखने को मिल जाएगा जो हैंडमेड आपकी, ठीक है ना, हैंडमेड कारपेट दरी होती है, एंड अकॉर्डिंगली वाराणसी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग। डेयरी सेक्टर को यहाँ पे एग्जाम्पशन मिला है, ठीक है ना, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग। इसके साथ में ही यहाँ पे ई कॉमर्स, ठीक है, किस तरह से इसको काम में लेके आ सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा फोकस है। एक्चुअल में होता था ना कि अगर आपने मान लो ई कॉमर्स के थ्रू दूसरी कंट्री को कुछ भेजना है तो पहले वो कुरियर असाइनमेंट के थ्रू आप 5 लाख तक की ही आइटम भेज सकते थे। अब हमने ये लिमिट बढ़ा दी है 10 लाख की। तो कोशिश यही है कि ई कॉमर्स को भी यूज किया जाए। जो हमारा टारगेट है कहीं ना कहीं उसमें से सोचा गया है कि 200 से 300 बिलियन डॉलर तो ना हम कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के थ्रू ही जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ई कॉमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, ठीक है ना। तो ईज ऑफ डूइंग पर बिजनेस प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे, ई कॉमर्स को और फायदा मिलेगा। तो ये सारे फोकस यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। बाकी जैसे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमने पीएम मित्रा के बारे में डिस्कस किया हुआ था, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क, यहाँ पर फोकस होगा कि कैसे हम टेक्सटाइल्स के थ्रू इसको अचीव कर पाए। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स हो गया, ठीक है ना, उनके जैसे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ये सभी के ऊपर फोकस है ताकि हम अपने इस टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर पाए। तो आई होप आपको न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गामोसा। सर ये क्या न्यूज में है? देखो मैं थोड़ा सा आपको अगर आप न्यूज बताने की कोशिश करूंगा तो होता क्या है ना कि एक BSSA करके ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बंगाल साहित्य सभा असम। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ना एसएमएस गामोसा है, असम के अंदर गामोसा देखने को मिलता है। गामोसा क्या है दरअसल में, वहां पर का एक उनका एक टॉवल समझ सकते हो, ठीक है, पर दरअसल में टॉवल भी नहीं कह सकते, है ये टॉवल ही एक तरह का, बट ये वहां की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो। और इसको ना वहां असम के लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कल्चर के साथ एक पार्ट जुड़ा हुआ है, उनका एक फोक कल्चर का पार्ट है ये। अब हुआ क्या है ना, BSSA ने क्या किया, असामीज का गामोसा लिया और बंगाली गमछा, गमछा तो टॉवल ही आप सभी जानते हो, ठीक है ना, गमछे तो आप जानते ही होंगे। तो इन दोनों को ना कंबाइन कर दिया, असमीज गामोसा को और बंगाली गमछा को। अब इससे क्या हुआ, जो असम के लोग थे, ठीक है, कुछ सेक्शन ऑफ लोग, उनको ये बहुत गलत चीज लगी। क्यों गलत चीज लगी? क्योंकि देखो जो गामोसा है ये तो इनकी नेशनल आइडेंटिटी है। अब यहाँ मतलब इनकी आइडेंटिटी है खुद की, तो अपनी आइडेंटिटी के इन्होंने देखा कि यार बंगाली गमछा के साथ जब इस तरह से इन्होंने बनाया ना ये चीज, तो इनकी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो गई है, ठीक है। इनके लोगों के बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं गामोसा के साथ, तो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ यहाँ पे थोड़ा ऐसा, इमोशंस के साथ थोड़ा खेला गया, ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों को लगा, एंड उस वजह से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले असम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। आई बात समझ में? तो ये तो थी न्यूज। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर गामोसा होता क्या है। ये पहली बात नोटिस करना, ये स्कार्फ है एक तरह का जो सिर्फ असम में पाया जाता है। एक इसका मीनिंग दरअसल में टॉवल ही होता है, और अलग अलग डे टू डे अफेयर्स में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे कल्चरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असमीज कल्चर बहुत ज्यादा इससे रिलेट करता है। इसको फूलम गामोसा भी बोला जाता है, और इसको GI टैग मिला था 2022 में ही, अभी रिसेंटली ही इसको मिला है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रेड बॉर्डर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि इसको ना एक तरह से रिस्पेक्ट के तौर पे भी दिया जाता है। कई बार आप लोग भी देखते होंगे ना कि किसी को जैसे शॉल दे दिया एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, उसी तरह से कुछ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट की तरह से एल्डर्स को, गेस्ट को ये गामोसा भी दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो फार्मर्स है, फिशरमैन है, वो इस गामोसा को अपनी कमर के ऊपर या अपने सर के ऊपर भी बांधते हैं। इसके अलावा आप नोटिस जानते हो कि जो बिहू फेस्टिवल है, असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो वहां पर उसको भी एज अ इसको अडॉर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड जो उनके डांसर्स होते हैं, एंड इसको बिहूवान भी बोला जाता है, ठीक है जी। इसके लास्ट एक छोटी सी चीज, यहाँ पर जो असमीज पैड सिल्क है उसको यूज किया जाता है, कई बार इसके अलग अलग एक्सपेंसिव मटेरियल्स भी यूज होते हैं, तो अलग अलग इसके फॉर्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्टेन। सर सर्टेन क्या है? सर्टेन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। अब यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सर्ट इन को मतलब इन्फॉर्म किया है, मतलब बेसिकली इन्फॉर्म किया है कि जो सर्ट इन है ना, उसको एग्जेम्पशन मिल सकती है RTI से। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप जानते हो,
ठीक है, इसके अंतर्गत आप कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हो पब्लिक अथॉरिटीज से। तो यहाँ पर ऐसी बात करिए कि सर्टेन यहाँ से इससे एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहली बात तो जो हमारी मीटी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत आती है सर्टेन। अब मान लो कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आप पढ़ते रहते हो, वहां पर कौन सी एजेंसी होगी जो इसको रिस्पॉन्ड करेगी कि कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आया तो उस पर एक्शन कौन लेगा, तो वो यही इसी का सर्टेन का ही काम है। तो इंडिया की साइबर स्पेस को थोड़ा सिक्योर रखना, ठीक है, ये सारे इसके काम हमें देखने को मिल जाते हैं। ये 2004 से काम कर रही है और यहाँ पर इसके अलग अलग फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कितने इंसिडेंट्स हुए, फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, इमरजेंसी मेजर लेके आना, आपस में कोऑर्डिनेशन लेके आना कि कैसे हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, पहले से ही एक तरह से असेसमेंट कर लेना कि कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट तो नहीं होने वाला, एंड उसके बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं हम अपने रिसर्च पेपर्स हो गया, ये सारी चीजें लेके आ जाती हैं कि कैसे कल को कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो कैसे टैकल करना है। ये पूरा फ्रेमवर्क इनके द्वारा डेवलप किया जाता है। तो आई होप आप सर्टेन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंडियन आर्टिफैक्ट। अभी न्यूज में क्यों थे, देखो एक यूएस का म्यूजियम ने ना 15 इंडिया के आर्टिफैक्ट को कंट्री वापस भेजा है। रिपैट्रिएट का मीनिंग दरअसल में यही होता है कि कोई चीज किसी से आई हो, किसी देश से, उसको स्वदेश उसके वापस भेजना। तो यहाँ पर 15 इंडिया के स्टोलन आर्टिफैक्ट थे, तो यूएस म्यूजियम ने उनको वापस कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ये इंडिया से इलीगल तरह से रिमूव किए गए थे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11वीं सेंचुरी आपको सैंडस्टोन अप्सरा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, सेलेस्टियल डांसर है जो कि मध्य प्रदेश से है। 1st सेंचुरी बीसी से यक्षी टेराकोटा है वेस्ट बंगाल का। उसी तरह से आपको सेरामिक पॉट, ठीक है, टेराकोटा यक्षी, ठीक है, उसी तरह से क्राउन चाइल्ड के साथ हो गया, ठीक है, गॉड रेवांता रिटर्निंग फ्रॉम हंट हो गया, परिकरा हो गया, बैक प्लेट, आइवरी पैनल विद कृष्णा एंड गोपीस, ठीक है, स्टोन बस्ट ऑफ कामदेव जो कि गॉड ऑफ लव है। तो इस तरह आपको नोटिस करोगे कि अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिले थे। श्वेतांबर एंथ्रोन जिना जो होते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ये सारे अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स थे वो रिटर्न किए गए हैं, क्योंकि इनको इलीगल तरह से इंडिया से रिमूव किया गया था। तो एक तरह से रिपैट्रिएट किया है किसने, एक यूएस के म्यूजियम के द्वारा। तो ये भी आप अच्छे से न्यूज को समझ गए होंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब जो मैंने आपको लास्ट वीक एक क्वेश्चन दिया था सैटरडे को, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। देखो आप नोटिस करो, जो ईसीआई है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 324। काम क्या है इसका, ताकि देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ठीक है ना, यही तो काम है इसका, बिल्कुल। तो यहाँ पे है ना सुपरवाइज डायरेक्शन एंड कंट्रोल, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके पार्लियामेंट के रिगार्डिंग हो गया, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग हो गया, प्रेसिडेंट और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो इलेक्शंस होते हैं उनका ओवरसी करने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सर इस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कितने होते हैं, देखो एक तो हमारे पास करंट टाइम में क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, प्लस साथ में अभी करंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर और हैं। कहने का मीनिंग क्या, अभी 3 मेंबर्स हैं, एक सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये सब डिटरमिन कौन करता है, ये डिटरमिन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। पहले ये बीच में एक भी सिंगल होते थे, फिर बाद में 3 कर दिए गए, तो इस तरह से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी करंटली कितने हैं, अभी करंटली 3 है। ये होल्ड करते हैं अपना ऑफिस फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ फॉर टर्म 6 ईयर्स, या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती, वॉट एवर इज अर्लियर। अब इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया मान लो क्रिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग, उनके स्प्लिट के रिगार्डिंग, कुछ मर्जर के रिगार्डिंग, उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, वो इनका काम है। अभी जैसे इलेक्शंस आएंगे, अभी आई थिंक कर्नाटका के आई थिंक इलेक्शन है ना, तो उनका इलेक्शन शेड्यूल देना, ठीक है, जनरल इलेक्शंस के लिए, बाई इलेक्शंस के लिए, वो इनके द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल जो रोल्स होते हैं उनको एक तरह से रिवाइज करना, कौन कौन से एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करवाना हो गया, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा टेरिटोरियल एरिया आता है, वो सारे डिटरमिन करना इनके फंक्शन हो जाते हैं। तो आई होप आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझ गए होंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ईसीआई 5 मेंबर बॉडी है, नहीं सर ये बात गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सर गलत हो गया, अभी डिस्कस किया ना। सेकंड स्टेटमेंट देखो, होम मिनिस्ट्री डिटरमिन करती है इलेक्शन शेड्यूल को, अरे नहीं भैया ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब सर आज के लिए होमवर्क क्या है, ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग इन 5 क्वेश्चन का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको ना सीपीटीपीपी के बारे में पूछा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एपीईसी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन, और जो इकोनॉमी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, उन तीनों का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड क्या सही है क्या गलत है ये भी ट्रू फॉल्स आप मुझे नीचे बताओगे, ठीक है। सैटरडे को जो मैंने आपको ट्रू फॉल्स दिए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूं। पहला था टीवा ट्राइब के रिगार्डिंग,
क्या ये यांगली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वंस इन 5 ईयर्स? देखो आप में से शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, ठीक है, 2 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, पहली बात है कि जो यांगली था ना, वो तीवा ट्राइब का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और किससे रिलेटेड है ये फेस्टिवल? ये फेस्टिवल रिलेटेड है थोड़ा एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। दरअसल में क्या है, तीवा ट्राइब मेजरली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो होता क्या है ना, तीवाज एक तरह से प्रे करते हैं। कैसे, किस चीज के लिए प्रे करते हैं? ताकि जो उनकी क्रॉप्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, कोई पेस्ट ना उनको खा जाए, कोई अलग तरह की कोई डिजास्टर, कोई हार्मफुल कैलामिटी ना आ जाए, उसके लिए इस फेस्टिवल के टाइम पर तीवाज प्रे करते हैं। सर कहाँ की ट्राइब है ये है असम की, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो यांगली फेस्टिवल है 5 साल में नहीं, ये 3 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिजीजेस, क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करी जाएगी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? देखो यहां पर क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत ये चीज दी जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, पेंच टाइगर रिजर्व, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ एसोसिएटेड है? सर ये भी फॉल्स है। अब ये सर ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये था महाराष्ट्र। ओके। चौथा, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, क्या पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 30 मार्च को एंड ज्वाइंटली इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेप एंड यूएन हैबिटेट? ये बात बिल्कुल ट्रू है। पांचवा, NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है? सर ये भी फॉल्स है। क्यों सर? ये है पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। हमने देखा था ना कैसे 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका एज ग्रुप क्या है, 15 साल एंड अबव, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे हमें फोकस देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी पांचों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का और जो बाकी आपको होमवर्क दिया है उनका भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हाँ, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, वो जो सीसेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज रन करते हैं मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एक दिन वो बीच में आ नहीं पाई थी, बट आज से वो रिज्यूम मैं कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये सीसेट के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ताकि आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी होती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।